तो ये कहानी है इब्रानियों की, जो कि इजिप्ट में 400 सालों से गुलाम थे और यहाँ पर रहकर ये लोग मिस्र के लोगों के लिए काम किया करते थे। ये उनके लिए बड़ी बड़ी मूर्तियां और महल बनाया करते थे ताकि उनके शहर को ज्यादा खूबसूरत बनाया जा सके। लेकिन यहाँ पर इतना काम करने के बाद भी इन इब्रानी गुलामों के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता था। खैर, अब फिल्म की शुरुआत होती है तो हमें एक मीटिंग को दिखाया जाता है, क्योंकि सरहद के पार से इनके दुश्मन इन पर हमला करने के लिए तैयार बैठे थे। यहाँ का राजा कहता है कि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारे दुश्मन हम पर हमला कर दें, इसलिए हमें ही वहां पर जाना होगा और उनका मुकाबला करना होगा। यहाँ पर एक ऑरिकल लड़की जो कि भविष्य को बताया करती थी, वो कहती है कि इस लड़ाई में हमारे कमांडर की जान को खतरा होगा और जो भी उनकी जान को बचाएगा वो इस महल का अगला राजा होगा। अब यहाँ पर राजा के दो खास आदमी भी होते हैं, जिनमें से एक तो उसका बेटा होता है और दूसरे का नाम होता है मूसा, जो कि राजा की बहन का बेटा यानी कि उसका भांजा था। अब इसके बाद ये सभी लोग जंग में चले जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब राजा के बेटे की जान को खतरा था, जहाँ पर मूसा राजा के बेटे की जान बचा लेता है। खैर, अब जब ये लोग वापस महल में आते हैं और जब राजा को ये पता चलता है कि मूसा ने उसके बेटे की जान बचाई, तो अब राजा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि जैसा कि उस ऑरिकल लड़की ने बताया था कि जो भी कमांडर की जान बचाएगा वो अगला राजा होगा। अब इस बारे में बात करने के लिए राजा मूसा को अपने पास बुलाता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम आने वाले कल की बातों पर यकीन नहीं करते और मेरा तो आने वाला कल यही बताता है कि तुम मेरे बाद अगले राजा होगे, लेकिन मैं तुम्हें अपना वारिस कैसे चुन सकता हूँ। राजा की बात सुनकर मूसा कहता है, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपके बदले राजा नहीं बन सकता हूँ। अब इसके बाद एक और मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि ईरानी गुलाम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अब इस बात का पता करने के लिए राजा अपने बेटे को हुक्म देता है कि जाओ और जाकर पता लगाओ कि माजरा क्या है। अब जैसा कि पहले भविष्यवाणी हुई थी कि अगला राजा मूसा होगा, इसी बात को लेकर राजा के बेटे के मन में मूसा को लेकर शक पैदा होने लगता है। अब इसके बाद मूसा राजा के बेटे के पास आता है और उससे कहता है, तुम गुलामों के पास मत जाओ, यह तुम्हारी शान के खिलाफ होगा, क्योंकि आखिर तुम राजा के बेटे हो। इन सभी बातों का पता मैं कर लूंगा। खैर, मूसा जब उन गुलामों के पास जाता है तो वहाँ के हालात बहुत खराब थे। उन गुलामों को इस काम के बदले इनाम देने की बजाय उन्हें मारा पीटा जा रहा था। अब इसीलिए जब मूसा वहाँ के वजीर से बात करता है तो वजीर बताता है कि इन गुलामों के साथ ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये गुलाम हमारे ही खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। मूसा कहता है, चलो ठीक है, एक बार मैं भी इन गुलामों से बात करना चाहता हूँ। अब इसके बाद मूसा इब्रानी गुलामों के सभी बुजुर्गों को एक जगह पर इकट्ठा करता है और उनसे बात करता है। उन गुलामों में से एक बूढ़ा आदमी बोलता है, हम सब वापस अपने देश कनान जाना चाहते हैं। मूसा कहता है, तुम जानते भी हो कि वो इलाका कितना खतरनाक है, वहाँ पर कितने खतरनाक कबीले के लोग रहते हैं और अगर तुम वहाँ चले गए तो वहाँ से जिंदा वापस नहीं आ पाओगे। मूसा उस बूढ़े आदमी से पूछता है, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। बूढ़ा आदमी कहता है, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। मूसा कहता है कि मेरा नाम मूसा है, मैं महल से आया हूँ और मैं राजा की बहन का बेटा हूँ। ये बात सुनकर अचानक से इन लोगों को पता नहीं क्या होता है, ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद वही बूढ़ा आदमी एक आदमी के जरिए मूसा को अपनी बस्ती में बुलाता है। जब मूसा उसके पास जाता है तो वो बूढ़ा आदमी उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है। वो कहता है, जिस साल तुम पैदा हुए थे उस साल एक भविष्यवाणी की गई थी कि हमारा मसीहा पैदा होगा जो कि हमें छुड़ा कर ले जाएगा। और उस साल जब इस बात का महल में पता चला तो महल के लोगों ने हर इब्रानी बच्चे को मरवाने का हुक्म दिया। तुम्हारे पिता तुम्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें एक संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया। और उस वक्त राजा की बहन उस नदी में नहाया करती थी, उसने तुम्हें उठा लिया, वो तुम्हें महल में ले गई और तुम्हें अपना बेटा बना लिया और असल में तुम एक इब्रानी हो। मूसा उस बूढ़े की बात सुनकर कहता है, हाँ अच्छी कहानी है, लेकिन मैं तुम्हारी इस कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। लेकिन जब वो बूढ़ा मूसा को ये कहानी सुना रहा था तो वहाँ पर दो आदमी भी ये बात सुन लेते हैं और लालच में आकर ये सारी बातें महल में जाकर वहाँ के वजीर को बता देते हैं। अब इसी दौरान राजा की हालत भी बिगड़ने लगी थी और जल्द ही राजा की जान चली जाती है। अब नया राजा उसके बेटे को बना दिया गया था, जो कि मूसा से बहुत नफरत किया करता था। वो बहुत ही बेरहम और जालिम इंसान था। वजीर वो सारी बातें आकर राजा के बेटे को बताता है। ये बात सुनकर राजा का बेटा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अब वो मूसा से और भी नफरत करने लगा था और इसीलिए इस चीज का बहाना बनाकर उसने मूसा को महल से भी निकाल दिया था। मूसा यहाँ से जाने से पहले अपनी असली माँ से भी मिलता है, जो कि उसे सारी सच्चाई बता देती है। इसके बाद मूसा आगे अपने सफर पर निकल जाता है। वो ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर इंसान का नामो निशान भी नहीं था। खैर, अब जैसे तैसे करके मूसा एक कबीले तक पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि यहाँ पर कुछ लड़कियां हैं जो कि कुएं से पानी भर रही थीं। और तभी यहाँ पर कुछ आदमी बकरियों के झुंड को लेकर आते हैं और वो यहाँ आकर उन लड़कियों को वहां से हटा देते हैं। वो अपनी बकरियों को पानी पिलाने लगते हैं। खैर, अब मूसा जब वहां जाकर पानी पीने लगता है तो वो उसे भी रोकते हैं, लेकिन मूसा के पास एक बहुत ही बड़ी तलवार होती है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। यहाँ पर जब वो लड़कियां देखती हैं कि मूसा ने उनकी मदद की है तो वो मूसा को अपने गाँव पर खाने पर बुलाती हैं और अब इस तरह से मूसा इसी गाँव में रहने लगता है। उसे यहाँ पर एक लड़की से प्यार भी हो जाता
जाता है। बहुत ही जल्द उनकी शादी करा दी जाती है और बाद में मूसा के घर एक बेटा भी पैदा होता है। मूसा को यहाँ पर रहते हुए 9 साल बीत गए थे। अब वो यहाँ पर भेड़ बकरियां चराता था। अब एक दिन यहाँ पर बहुत ही तेज तूफान आ जाता है और तूफान की वजह से उसकी बकरियां एक पहाड़ पर चढ़ जाती हैं, जिसे कि यहाँ के लोग खुदा का पहाड़ मानते थे। जब मूसा अपनी बकरियों को लेने के लिए ऊपर चढ़ता है तो बहुत सारे पत्थर और मिट्टी नीचे गिर रहे थे, जिस वजह से वो इस मिट्टी में दब जाता है। सिर्फ उसका मुंह ही बाहर होता है। उसके पास एक बच्चा आता है जो कि उसे कहता है कि तुम यहाँ पर आकर अपने पुराने लोगों को भूल गए। उन्हें यकीन है कि एक दिन उनका मसीह उनको बचाने आएगा। और जब उसे होश आता है तो वो अपने घर होता है। वो यहाँ पर अपनी वाइफ को उस बच्चे के बारे में बताता है। वो कहता है कि शायद गॉड मुझे इशारा दे रहे हैं कि जाकर मैं अपने लोगों की जान बचाऊं। मूसा को एक बार फिर से ये सभी बातें सुनाई देती हैं, इसलिए वो ये फैसला कर लेता है कि वो दोबारा से मिस्र जरूर जाएगा। मिस्र पहुंचकर यह सबसे पहले उसी बूढ़े आदमी के पास जाता है जिसने इसे सारी सच्चाई बताई थी। वो कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद हमारे साथ और भी बुरा सलूक होने लगा है। अब रात को मूसा चुपके से महल के अस्तबल में जाता है, जहाँ पर कि यहाँ का नया राजा यानी कि राजा का बेटा भी था। मूसा चुपके से पीछे से उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। जब राजा का बेटा देखता है कि यह तो मूसा है तो वो कहता है तुम्हें जिंदा देखकर खुशी हुई मेरे भाई। तो मूसा कहता है हाँ, तुम तो यही चाहते थे कि मैं मर जाऊं, पर देखो मैं जिंदा हूँ और मैं यहाँ पर ईरानी गुलामों का हाल देख कर आया हूँ। तुम उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक करते हो और अगर वो तुम्हारे लिए काम करते हैं तो तुम्हें उनकी मेहनत का फल देना चाहिए, ना कि उन्हें मारना चाहिए। और ये बात कहकर मूसा यहाँ से जाने लगता है। राजा कहता है कि उन लोगों की बातों में मत आओ, जिस पर मूसा कहता है कि मैं उन लोगों की बातों में नहीं आ रहा, बल्कि मुझे तो खुद गॉड से इशारा मिला है कि मैं उनकी मदद करूं। यह कहकर मूसा वहां से चला जाता है। अब इसके बाद महल में एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें राजा कहता है कि मेरे पास मूसा आया था जिसने मेरी गर्दन पर तलवार रखकर उन गुलामों को आजाद करने की बात कही है, तो अब उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। वो जहाँ पर भी नजर आए उसे मार दो। अब उन ईरानी गुलामियों से पूछा जाने लगता है कि बताओ मूसा कहाँ है, लेकिन जो ईरानी उसका साथ दे रहे थे वो बताने के लिए तैयार नहीं थे कि मूसा कहाँ है। इसलिए राजा के सिपाही उन्हें जिंदा लटकाकर सजा दे रहे थे। ये उन गुलामों को मूसा के बारे में ना बताने की एक सजा थी। दूसरी तरफ हमें मूसा को दिखाया जाता है जो कि गुलामों के साथ मिलकर अपनी एक आर्मी तैयार कर रहा था, जिसमें वो उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवार चलाना सिखाता है ताकि ये सभी मिलकर अपनी आजादी के लिए लड़ सकें। और अब बहुत ही जल्द मूसा की टीम तैयार हो जाती है। सबसे पहले ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग मिस्र के रहने वाले लोगों को तंग करेंगे ताकि वह अपने राजा से इन्हें आजाद कराने की मांग करे। इसलिए वो उनके घरों में आग लगा देते हैं और उनकी नावों को भी जला देते हैं। अब एक दिन मूसा को फिर से वही बच्चा दिखाई देता है जो कि उससे कहता है कि जो जंग तुम लड़ रहे हो उसे जीतने में सदियां लग जाएंगी और इस तरह से तुम कभी भी नहीं जीत पाओगे। मूसा उस बच्चे से पूछता है कि तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, जिस पर वो बच्चा कहता है कि देखते जाओ आगे क्या होता है। यहीं पर खड़ा एक आदमी मूसा को देख रहा था कि आखिर ये किससे बात कर रहा है, लेकिन उस आदमी को वो बच्चा नजर नहीं आता, यानी कि उस बच्चे की शक्ल में भगवान मूसा से बात करते थे। अब अगले ही दिन मिस्र की नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ आ जाते हैं जो कि लोगों को मारने लगते हैं। यहाँ तक कि समुद्र में एक भी मछली नहीं बची थी। नावों में बैठे सभी लोगों को खत्म कर दिया जाता है। पानी की वजह से नदियों में खून बहने लगता है, जिस वजह से इनकी फसलों को भी पानी मिलना बंद हो जाता है और सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। फिर इन पर मेंढकों का हमला होता है। बहुत सारे मेंढक मिस्र में आ जाते हैं और जब ये मेंढक मर जाते हैं तो इन मेंढक पर बहुत सारी मक्खियां आ जाती हैं। वो मक्खियां तादाद में इतनी ज्यादा थी कि ये लोग सही से खाना भी नहीं खा पा रहे थे। फिर इसके बाद ओट की बीमारी फैल जाती है, जिससे ना तो राजा बचता है और ना उसकी रानी। इस सब के बाद भी राजा बाज नहीं आ रहा था। अब एक दिन मूसा एक घोड़े पर लिखकर भेजता है कि तुम्हें गुलामों को आजाद करना होगा, वरना इसके बाद और भी आफत तुम पर आएंगी जो कि भगवान की तरफ से आएंगी। लेकिन राजा अभी भी मानने को तैयार नहीं था। अब वो गुलामों पर और भी जुल्म करने लगता है और जब भगवान ये देखते हैं तो मिस्र में पत्थरों की बारिश होने लगती है। सभी भेड़ बकरियों की जान चली जाती है और आखिरी हमला टिड्डियों का होता है, जिससे कि वहाँ की सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। अब राजा भी इन सभी परेशानियों से तंग आ गया था, इसलिए वो अपने गॉड से प्रार्थना करने के लिए जाता है ताकि सारी मुसीबतें टल जाएं। उसे महसूस होता है कि यहाँ पर मूसा है। वो कहता है कि मूसा तुम यहीं पर हो। अब राजा को गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो कहता है कि हाँ, पहले मैं समझता था कि यह सब गॉड की तरफ से है, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि यह सब तुम कर रहे हो मूसा, ना कि खुदा। तो मैं इसीलिए एक भी गुलाम को आजाद नहीं करूंगा और देखता हूँ कि हम दोनों में से कौन जीतता है, मैं या तुम्हारा गॉड। इसके बाद मूसा उसी पहाड़ पर आता है जहाँ पर उसे बच्चे की शक्ल में भगवान मिलते थे। मूसा कहता है कि अभी भी उसने हमारी बात को नहीं माना, जिस पर वो बच्चा कहता है कि 400 साल की गुलामी के बाद राजा को सभी इब्रानियों को आजाद करना ही होगा, वरना उसे जाकर कह दो कि कल सुबह होते ही मिस्र के सारे बच्चे मर जाएंगे। और हाँ, हमारे लोगों से कहना कि वो अपने दरवाजों के आगे भेड़ का खून लगा ले। और इसके बाद रात दिन में बदल जाती है। खैर, अब इसके बाद मूसा राजा के पास आता है और आकर राजा से कहता है कि कल रात से पहले पहले तुम्हें सभी गुलामों को आजाद करना होगा, वरना सुबह होते ही मिस्र के सारे बच्चे खत्म हो जाएंगे।
जाएंगे। जब रात होती है तो एक काली परछाई मिस्र को अपनी लपेट में ले लेती है, जिससे वहाँ के सारे बच्चे मर जाते हैं। सुबह होने पर राजा अपने बेटे की लाश को मूसा के पास लाता है। वो कहता है कि तुम्हारे कैसे भगवान हैं जिन्होंने हमारे बच्चों को ही मार दिया, जाओ सभी यहाँ से निकल जाओ। उसने हार मानकर सभी गुलामों को आजाद कर दिया था। मूसा उन सभी गुलामों को लेकर उनके देश की तरफ रवाना होता है, लेकिन महल में जाने के बाद राजा को एहसास होता है कि उसे इन लोगों को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए था, और इसलिए वो अपने साथ 4000 सिपाहियों को लेकर मूसा का पीछा करता है। हालांकि मूसा उससे 4 दिन की दूरी पर आ गया था। दूसरी तरफ मूसा को भी ये बात पता लग गई थी कि उनके पीछे मिस्र का राजा आ रहा है, इसलिए वो अपने लोगों को पहाड़ के रास्ते से होकर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता था कि राजा के घोड़े इस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते। और होता भी ऐसे ही है, जब राजा के घोड़े उस रास्ते से होकर आगे बढ़ रहे होते हैं तो पैर फिसलने की वजह से वो खाई में गिरने लगते हैं। राजा के काफी सैनिक रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन आखिरकार राजा मूसा तक पहुंच जाता है। अब मूसा के आगे समंदर था। वो फैसला करता है कि ये लोग समंदर को भी पार करेंगे, जिसका इशारा इससे गोट की तरफ से मिला था। जब वो अपने लोगों को लेकर समंदर को पार करता है तो समंदर का पानी अपने आप ही कम हो जाता है और बीच में एक रास्ता बन जाता है, जिससे कि सभी लोग उस समंदर को पार कर लेते हैं। लेकिन जब राजा के लोग उस रास्ते पर आते हैं तो समंदर में पानी फिर से बढ़ जाता है। वो समझ जाते हैं कि अब उनकी जान को खतरा है, इसलिए वह वापस भागने लगते हैं। लेकिन समंदर का वह पानी उन्हें जल्द ही अपने अंदर समा लेता है। सबके सब मारे जाते हैं सिवाय राजा के। अब राजा बिल्कुल अकेला हो गया था, वह कुछ भी नहीं कर सकता था, और मूसा अपने लोगों को लेकर आगे बढ़ जाता है। वो सबसे पहले अपने घर जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ और उसका बेटा थे। अब उसे पूरी तरह से गॉड पर विश्वास हो गया था। वो यहाँ से उन सभी गुलामों को लेकर कनान उनके मुल्क की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ पर कि वह अपनी आजादी की जिंदगी बिता सकते थे। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि इस सफर में मूसा के साथ वो बच्चा भी था जो कि गॉड बनकर उसके सामने आता था। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।